कहानी का शीर्षक है माँ की वसीयत। आज घोर कलयुग आ गया है। बच्चे माता पिता पर हाथ उठाने तक से गुरेज नहीं करते। वैसे तो अमन आए दिन माँ को मारता रहता है, लेकिन उस रात पता नहीं उसे क्या हो गया कि इतनी जोर का घूंसा मारा कि दांत तक टूट गया। बीच में पत्नी आई, पत्नी को भी मारा। पड़ोसी लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं विस्फोट हुआ और उसकी किरचें जमीन को भीग रही हैं। खिड़कियां खोलकर वे बाहर झांकने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि अमन के घर का दरवाज़ा खटखटाकर शोर मचने का कारण पूछ ले। मार तो क्या, एक थप्पड़ तक जानकी के पति ने उसकी रेशम सी देह पर नहीं मारा था। बेटा तो एकदम कसाई हो गया है। पति के रहने पर हर वक्त सजी धजी रहने वाली हीरोइन सी लगने वाली जानकी अब तो अर्धविक्षिप्त सी हो गई है। फटे गंदे कपड़े, सूखा मुरझाया चेहरा, गहरी हजारों अनसुलझे प्रश्नों से भीड़ वाली आंखें, कुछ कहने को लालायित सूखे होठ, सब कुछ उसकी दयनीय जिंदगी को व्यक्त करने लगे। उस रात जानकी बरामदे में ही पड़ी, एक कंबल में ठिठुरती रही। टांगों में इतनी शक्ति भी नहीं बची कि वह अपने छोटे से कमरे में, जो पहले स्टोर था, चली जाए। केवल एक ही वाक्य कहा था जानकी ने अपनी बहू से, सुहानी बहू, तुमने यह साड़ी मुझसे बिना पूछे क्यों पहन ली? यह तो मेरी शादी की सिल्वर जुबली की थी। बस बेटा माँ को रुई की तरह धुनने लगा और बकने लगा, तेरी यह हिम्मत कि मेरी बीवी से साड़ी के लिए पूछती है? जानकी बेचारी चुप हो गई, जैसे उसे सांप सूंघ गया। फिर भी बेटे ने मारा। ठंडी हवा का तेज झोंका उसकी घायल देह से छू रहा था। उसका अंग अंग दर्द करने लगा था। वह कर्राह उठी थी। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चलचित्र की तरह घटनाएं बीते दिन सूनी आंखों के आगे घूमने लगे। इस साड़ी में तो बहुत सुंदर लगती है, और आज तो गजब ही ढा रही है। आज रात को पति अखिलेश ने कहा था, धत कहकर जानकी शर्मा गई थी, नई दुल्हन सी। वह पल याद करके उसका दिल पानी से बाहर निकली मछली सा तड़पने लगा। जब भी खाने की किसी चीज़ की जानकी फरमाइश करती थी, तुरंत उसके पति लाकर दे देते थे। बात बात पर जानकी से कहते थे, तू चिंता मत कर, मैंने तो यह घर तेरे नाम ही किया है, और बैंक में 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट भी तेरे नाम से कर दिया है। अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तब भी तू ठाठ से रहेगी। हंस देती थी जानकी। बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति और लायक बेटा दिए हैं। अपने इसी बेटे को उसने बेटी से 100 गुना ज़्यादा प्यार दिया। लेकिन यह क्या हो गया? एकदम से उसकी चलती नाव में कैसे छेद हो गया? पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी कगार पर पड़ी चट्टान सी हो जाएगी, कि पता नहीं कब उस चट्टान को समुद्र निकल ले। वह बीते पलों को याद कर पिंजड़े में कैद पंछी सी फड़फड़ाने लगी। उस रात वह सो न पाई। सुबह उठते ही धीरे धीरे मरियल चूहे सी चलकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने लिए एक कप चाय बनाकर अपनी कोठरी में ले आई और पड़ोसन के दिए हुए बिस्किट के पैकेट में से बिस्कुट लेकर खाने लगी। बिस्कुट खाते हुए दिमाग में विचार आकाश में उड़ती पतंग से उड़ने लगे। इस क्रूर निर्दयी बेटे बहू से तो पड़ोसने ही अच्छी हैं, जो गाए बगाए खाने पीने की चीज़ें चोरी से दे जाती हैं। तो क्यों न उनकी सहायता लेकर अपनी इस मुसीबत से छुटकारा पा लूं। एक बार एक और विचार बिजली सा कूदा, क्यों न अपनी बेटी को सब कुछ बता दूं और वह मेरी मदद करे। लेकिन वह लालची दामाद कभी भी बेटी को मेरी मदद नहीं करने देगा। मैं तो बेटी को तो फ़ोन भी नहीं कर सकती, हमेशा लोग रहता है, घर से भाग भी नहीं सकती, क्योंकि बेटे बहू दोनों बाहर से ताला लगाकर नौकरी पर जाते हैं। बस इन्हीं सब विचारों की पगडंडी पर चलते हुए ही जानकी ने कर्राते हुए स्नान कर लिया और दर्द से तड़पते हुए हाथों से उल्टी सीधी चोटी गोद ली।
बेटे बहू की हंसी मजाक, ठिठोली की आवाज़ें गर्म पिघलते शीशे सी कानों में पड़ रही थी। कहाँ वे सजे सजाए साफ सुथरे कालीन बिछे बेडरूम में सोती थी, और कहाँ अब बदबूदार स्टोर में फोल्डिंग चारपाई पर। छी छी, इतना सफ़ेद हो जाएगा अमन का खून, उसने कभी सोचा न था। महंगे से महंगा कपड़ा पहनाया उसे, बढ़िया से बढ़िया खाने की चीज़ें खिलाई, हर जिद हर चाहत बेटे की, जानकी और अखिलेश ने पूरी की। शहर के महंगे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से, फिर विश्वविद्यालय से अमन ने शिक्षा ग्रहण की। कितनी मेहनत से, कितनी लगन से अखिलेश ने इसे बैंक की नौकरी की परीक्षाएं दिलवाई। जब ये पास हो गया तो दोनों खुशी के मारे फूले नहीं समाए। खोजबीन करके जान पहचान निकाली, तब जाकर इसकी नौकरी लगी। और अखिलेश के मरने के बाद ये सब कुछ भूल गया। काश यह जन्म ही न लेता, मैं निपुती ही सुखी थी। इसके जन्म लेने के बाद मेरे मना करने पर भी 200 लोगों की पार्टी अखिलेश ने खूब धूमधाम से की थी। बड़ा शरीफ, सीधा साधा और संस्कारों वाला लड़का था यह। लेकिन पता नहीं इसने क्या खा लिया कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो राक्षसों जैसा बर्ताव करता है, अब तो इसके पंख निकल आए हैं। प्यार, त्याग, दया, मान सम्मान की भावनाएं तो इसके दिल से गायब ही हो गई हैं। जैसे अंधेरे में से परछाई छूमंतर हो जाती है। रसोई से आ रही मीठी मीठी सुगंध से जानकी बच्ची सी मचलती हो गई, मनचली हो गई। हिम्मत करके सीढ़ी चढ़कर धीरे धीरे बहू के पास आई। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बेटी क्या बनाया है? पता नहीं कैसे दुनिया का नया आश्चर्य लगा जानकी को बहू के उत्तर देने के ढंग से। माँ जी, गाजर का हलवा बनाया है, खाएंगे? आइए बैठिए। हक्की बक्की बावली सी जानकी डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। एक प्लेट में हलवा रखा था, दूसरी प्लेट में आलू के गरम पराठे। नाश्ता देते समय शहद सी मीठी बोली में बहू बोली, पहले इन कागजों पर साइन कर दीजिए, फिर नाश्ता कर लीजिएगा। नहीं, नहीं करूँगी साइन। अच्छा, तो यह आदर, यह प्यार इस लालच में किया जा रहा था। छी छी, तुम दोनों ने तो रिश्तों को नीलाम कर दिया है। मैं चाहे मर जाऊँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं साइन नहीं करूँगी। जानकी बड़बड़ाती रही। जाइए जाइए, लीजिए सूखी ब्रेड और चाय, मत करिए साइन, और जब ये आ जाएं तब खाइएगा इनकी मार। बहू के शब्द तीरों से भी ज़्यादा घायल कर गए जानकी को। वह बाहर से अंदर तक लहूलुहान हो गई। मरती क्या न करती, भूखी थी, सूखी ब्रेड चाय में डुबोकर खाई, रोती रही, सोचती रही, लानत है ऐसी जिंदगी पर। गाजर का हलवा, भरवा पराठे खाकर क्या मैं तेरी गुलाम बन जाऊं? ना ना, मैं अपाहिज नहीं बनना चाहती। मैं अपना सब कुछ तुझे दे दूं और मैं अपाहिज बन जाऊं? यह नहीं हो सकता। बुदबुदाती हुई जानकी ब्रेड और चाय से ही संतुष्ट हो गई। मन ने कहा, जाए भाड़ में तेरा हलवा और पराठे। मैं अपने ज़माने में बचा हुआ हलवा, पराठे और पूरी मेहरी तक को खाने के लिए देती थी। जानकी बहू की क्रियाएं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। सास की पीड़ा, दुख, व्यथा से बहू अनजान सी अपने कामों में व्यस्त थी। चाय नाश्ता करके उसने अपना लंच बॉक्स तैयार किया, फिर गुनगुनाती हुई कॉटन सिल्क की साड़ी और उसी रंग की मैच करती माला पहनकर ऑफिस चली गई। बाहर से घर में ताला लगा दिया। बाहर ताला बंद कर वह हर रोज ही जाती रही, और तो टेलीफोन भी लॉक कर दिया जाता था। लेकिन उस दिन वह टेलीफोन लॉक करना भूल गई। जानकी ने हर रोज की तरह पूरा घर देखा। हर चीज़ लॉक थी, यहाँ तक कि फ्रिज में भी ताला लगा हुआ था। हाँ, बहू जानकी के लिए डाइनिंग टेबल पर 4 सूखी रोटी और अरहर की दाल बनाकर रख गई थी। अनलॉक टेलीफोन देखकर जानकी के दिल में खुशी का खेत लहलाने लगा। अब तो पड़ोसिन को फ़ोन कर दूंगी, वह मुझे बाहर भागने में सहायता कर देगी। उस समय जानकी में 1000 हाथियों की ताकत ने जन्म ले लिया। देह का दर्द भी काफुर सा उड़ गया। आँखों में हीरे सी चमक उत्पन्न हो गई।
सबसे पहले तो उसने पड़ोसिन को फ़ोन किया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ आंटी, नीलम। लेकिन आप फ़ोन कैसे कर रही हैं? क्या आज आपका फ़ोन लॉक नहीं है? मुक्ति की खुशी में झूमती जानकी बोली। हाँ हाँ बेटी, लॉक नहीं है। सुनो, तुम इस समय बाहर का ताला तोड़कर आ जाओ, तब तक मैं तैयारी करती हूँ। कैसी तैयारी आंटी? सुनकर नीलम को आश्चर्य हुआ। बेटी, तुम्ही ने तो उस दिन कहा था कि आप यहाँ से भाग जाओ आंटी, किसी और शहर या बेटी के पास। हाँ हाँ, कहा तो था, लेकिन आंटी आप कहाँ जाएंगी? मैं प्रयागराज अपने भाई के पास जाऊंगी। वह बस स्टेशन पर लेने आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा बेटी। अगर मैं नहीं गई तो यह मुझसे ज़बरदस्ती मारपीट कर, नशा पिलाकर साइन करवा लेगा। और जानकी फूट फूट कर रोने लगी। और क्या आंटी, बताओ ना। और फिर मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक देगा। बोलते हुए जानकी की आवाज़ कांप रही थी। पूरी की पूरी देह ही कप कपाने लगी थी। उसकी देह जवाब दे रही थी, लेकिन फ़ोन रखकर उसकी हिम्मत सांस लेने लगी। आशा जीवित होने लगी। जल्दी जल्दी अलमारी खोलकर अपने कपड़े, रुपये और वसीयत के कागज़ निकाले। पर्स लिया। ढंग से सिल्क की साड़ी पहनकर दरवाजे के पास अटैची लेकर खड़ी हो गई। पत्थर से ताला नहीं टूटा तो नीलम ने हथौड़ी से ताला तोड़ा। जानकी दरवाजे के पास ही खड़ी थी। एक ओर जेल से छूटे कैदी सी खुशी जानकी के दिल में थी, तो दूसरी ओर अपना घर, अपना घोंसला छोड़ने का दुख उसे खाए जा रहा था। वह घर जिसमें उसने रानी सा जीवन व्यतीत किया, जहाँ उसने सोने से दिन और चांदी सी रातें काटी, जहाँ उसके आंगन में किलकारियाँ गूंजती थी, प्यार का सूरज सदा उगता था, जहाँ उसके पति ने उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख दिया था, जहाँ वह घंटों पति के साथ प्रेम की ईडाएँ करती थी, जो घर खुशियों के फूलों से महकता था। वक्त ने ऐसी करवट बदली कि जानकी आज उसे छोड़कर जाने पर विवश हो गई। क्या करती वह? कोई अन्य उपाय नहीं था। नीलम ने अपनी कार में जानकी को बिठा लिया। उनका सूटकेस उठाते समय नीलम भी रोने लगी। आंटी के बिछो पर रोआसी नीलम ने आंटी से उनके भाई का फ़ोन नंबर ले लिया और बस पर चढ़ाते समय यह वादा कर लिया कि वह हफ्ते में 2 बार फ़ोन पर उनका हालचाल पता लगाती रहेगी। जितना दुख जानकी को अपना घर छोड़ने का था, उससे कुछ ही कम दुख नीलम से बिछुड़ने का था। ज़्यादा देर वह नीलम को बस के पास रोकना नहीं चाह रही थी। वह सरहद पर तैनात सिपाही से सतर्क थी, सावधान थी कि कहीं खोजते हुए उसकी बहू या बेटा न आ जाए। वह उस घर में वापस नहीं जाना चाहती थी जहाँ तालाब में मगरमच्छ सा उसका बेटा रहता था, जहाँ उसकी जिंदगी मोहताज हो गई थी। बस चल पड़ी। वह खिड़की से बाहर आंसू भरी आंखों से नीलम को तब तक देखती रही जब तक उसकी आकृति ने बिंदु का रूप नहीं ले लिया। जो जो बस आगे बढ़ रही थी, उसका अपना शहर दूर होता जा रहा था। वह शहर जहाँ वह 16 श्रृंगार करके अपने सुहाग के साथ आई थी, उसे लगा उसकी जिंदगी एक नदी है जिसने अपना रास्ता बदल लिया है, और वह एक गांव है जो पीछे छूट गया है। वह जितना आगे बढ़ रही थी, उसका दिल उतनी ही जोरों से धड़क रहा था। काफ़ी देर बाद उसने स्वयं को सामान्य स्थिति में पाया। अब वह आंखें बंद करके सोचने लगी, काश मेरी बहू नीलम जैसी होती। कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है अपनी सासू माँ का। जितनी बार भी इसकी सास मुझसे मिली है, हमेशा अपनी बहू की तारीफ़ों के पुल ही बांधती रही है, लेकिन मुझे दुष्ट बहू मिली। अरे बहू का क्या दोष है, नालायक तो अपना बेटा है। यदि बेटा ठीक होता तो बहू की क्या मजाल कि गलत काम करे। जो जो प्रयागराज नज़दीक आ रहा था, जानकी घबरा रही थी कि भैया भाभी पता नहीं क्या सोचेंगे। सोचे तो सोचे, उसके पास उस रास्ते के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वह बोझ नहीं बनेगी भैया भाभी पर। कुछ ही दिनों में अलग छोटा सा मकान लेकर रहेगी, एक नौकरानी रखेगी। एक विचार की लहर बार बार उठ रही थी कि घर छोड़कर मैंने गलत काम तो नहीं किया। फिर दिमाग ने कहा,
तो फिर क्या करती? हर रोज़ मार खाती और वह मारता रहता जब तक जायदाद पूरी अपने नाम ने लिखवा लेता। एक बार, दो बार, तीन बार उसने अपनी दोबारा बनाई वसीयत पढ़ी, जिसकी एक प्रति उसे अपनी बेटी के पास भी भेजनी पड़ेगी। वकील के पास तो एक कॉपी रख आई थी। जानकी अब सोचने लगी, आज मैंने जो कुछ भी किया वह पहले ही कर लेना चाहिए था। छी छी, माँ बेटे से मार खाए, इससे अच्छा मर न जाए। मैं अकेली पड़ गई थी, वे दोनों पति पत्नी एक हो गए थे। शुक्र है कि नीलम जैसी पड़ोसन मिल गई, जिसने मेरी मृतप्राय जिंदगी को सांसें दे दी। नीलम न होती तो मैं वसीयत भी ना बदल पाती और घर से भाग भी नहीं पाती। इन्हीं विचारों का ताना बाना बुनते हुए प्रयागराज आ गया। हड़बड़ाते हुए जानकी ने अटैची और पर्स पकड़ा, फिर ओम नगर के लिए रिक्शा करके चल दी। जानकी निश्चय करके अपने भाई आलोक के घर पहुंच गई। दरवाजे पर लगी कॉलबेल बजाई। थोड़ी देर में एक भोली भाली सुंदर सी बालिका ने दरवाज़ा खोला। आपको किससे मिलना है? मीठी आवाज़ में बच्ची ने पूछा। बेटी, मैं लखनऊ से आई हूँ, तुम्हारे पापा जी की बहन हूँ। मेरा नाम जानकी है। अंदर आइए दादी जी, अंदर आइए। बच्ची के पीछे पीछे जानकी अपना पर्स और अटैची संभालती हुई चल दी। बरामदे के साथ जुड़ा हुआ ही ड्राइंग रूम था। उस घर में जानकी 8 वर्षों बाद आई थी। पिछली बार अपने पति के साथ जानकी कार से आई थी। घर परिवार वालों ने खूब इज्जत मान सम्मान दिया था। भैया भाभी ने तो आंखों पर ही बिठा लिया था। जानकी के भाई के घर का वातावरण उस समय भी शांत था और अब भी लगता है सुखमय और शांत माहौल है। जानकी की विचार तंद्रा उसके भाई ने ही तोड़ी। अरे जानकी, तू इस समय अकेली कैसे? कुछ फ़ोन वगैरह तो कर देती। वह भैया बस आना पड़ा। सूखा चेहरा मरियल आवाज़ में दिए उत्तर से भाई सशंकित हो गया। आना पड़ा? मैं समझा नहीं। खैर चल, पहले चाय पी ले, कुछ खा ले, फिर बताना। जानकी की आवाज़ सुनकर बरामदे में ही सब्जी काटती हुई भाभी दौड़कर आई। पाँव छुए, फिर बैठ गई। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता भी आ गया। दीदी, आप तो बहुत दुबली हो गई हैं। 8 साल में चेहरा ही बदल गया। क्या हो गया है आपको? जानकी के पास आकर भाभी ने आलिंगन किया और आश्चर्यचकित नज़रों से उसकी ओर देखती रही। जानकी बार बार बाहों पर, गर्दन पर पड़े जख्मों के निशान छिपा रही थी, लेकिन मेज पर रखी हुई चाय की प्याली उठाते समय गर्दन से शॉल हट गई और बाह का स्वेटर ऊपर हो गया। देखते ही भैया दौड़कर पास आए, घबरा कर पूछा, यह सब क्या है जानकी? तुम्हारे शरीर पर ये जख्म कैसे? वह भैया अमन मारता था, पीटता था। एक बार तो उसने इतनी जोर से मारा कि दांत तक टूट गया। बस ये सब उसी के निशान हैं। इतना सब होता रहा और तुमने बताया तक नहीं। अरे हम कोई गैर है क्या? कभी फ़ोन ही कर देती या कोई खत ही डाल देती। पता नहीं तुमने कितने दुख झेले हैं जीजा जी की मृत्यु के बाद। छी छी, इतना क्रूर बिगड़ा मन बेटा हो जाएगा, सपने में भी नहीं सोचा था। खैर जानकी, तुमने अच्छा किया जो आ गई। वह तो मुझे भूखा तक रखता था। बाहर दरवाजे पर ताला, टेलीफोन पर ताला, फ्रिज और सभी अलमारियों में ताला लगा कर रहता था। भैया, ऐसी दुर्दशा तो किसी कैदी की भी नहीं होगी जो उसने मेरी की थी। कहते ही जानकी फूट फूट कर रोने लगी। भैया भाभी घबरा गए, आंसू पोंछे। भाभी ने फिर जानकी से वसीयत की योजना पूछी। थोड़ी देर बाद स्वयं पर काबू पाकर जानकी ने अपनी नई वसीयत उन दोनों को दिखा दी। भैया भाभी खुश हुए। बहन को भाई ने खूब प्यार करके कहा,
बहन घबराओ मत, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। वैसे तो अलग रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो ओम में ही तुम्हें अच्छा मकान मिल जाएगा। अभी तुम आराम करो, चिंता मत करो। अच्छा भैया कहकर जानकी सोफे पर ही लेट गई। उधर शाम को जब अमन ऑफिस से लौटा, सुहानी ने रोनी सी सूरत लेकर दरवाज़ा खोला और वह वट वृक्ष सी टूटी हुई डाली सी थम सी सोफे पर बैठ गई। अमन ने उसे झकझोर कर पूछा, क्यों, क्या बात है? सब ठीक तो है? सुहानी चीख पड़ी, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ धोखा देकर भाग गई। और क्या? और क्या, यह देखो। अपने पलंग पर यह चिट्ठी रख गई है। लिखा है, मैं जा रही हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें जायदाद में से। मैंने वसीयत बदल दी है। आधी जायदाद बेटी अंशु और आधी विकलांगों की संस्था के नाम कर दी है। मैं कपूत बेटे से विद्रोह करती हूँ। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया वह माँ पर हाथ उठाता है, वह भी जायदाद के लिए। मेरा सब कुछ तेरा ही तो था, लेकिन तूने माँ बेटे के रिश्ते का कोई लिहाज नहीं किया। तुझसे रिश्ता तोड़ने का मुझे कोई गम नहीं है। कागज़ का टुकड़ा पढ़कर अमन पागलों की तरह चिल्लाने लगा। कभी इधर कभी उधर चक्कर लगाने लगा। उधर पत्नी सुहानी क्रोध में बड़बड़ाने लगी, मैंने पहले ही कहा था, माँ जी को मत सताओ, मत मारो पीटो, प्यार से उन्हें अपने वश में करो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब भुगतो, यह घर भी खाली करना पड़ेगा। दूसरे दिन ही अमन किराए का घर ढूंढने में दौड़ने लगा। जानकी अपने भाई के घर के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। अपनी एफडी तुड़वा कर पैसे ब्याज पर उठा दिए। उसी से घर खर्च चलने लगा। देखभाल के लिए एक नौकरानी रख ली। भैया भाभी का घर पास में ही था। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।